नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो रिवीजन है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो बच्चे जो है ये थ्योरिकल पार्ट जो है पढ़ के नहीं जाते, आगे की चीज़ें तो वो पढ़ लेते हैं लेकिन ये चीज़ें नहीं पढ़ पाते। तो उसी लिए जो है मैंने आपके लिए ये वीडियो लाया है जिसमें आपको थ्योरिकल पार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये आपको मैं रिवीजन कराऊंगा वन बाय वन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, यानी मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अगर थोड़ा सा आप पढ़ो तो इसमें कह रहा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ यूज इन अकाउंटिंग रेफर्स टू स्टेटमेंट विद प्रिपेयर एंड ऑफ गिवन पीरियड एट अ टाइम एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 24 द कंपनी एक्ट 2013 सेट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। मतलब एक तरीके से कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि आपको एक स्टेटमेंट तैयार करना है एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द टाइम फॉर अ बिजनेस इंटरप्राइज। जो आपने अपना टाइम रखा है कि हमें किस साल में अपने को ये कंप्लीट करना है, एक साल क्या मानेंगे, कैलेंडर ईयर मानेंगे या फाइनेंशियल ईयर मानेंगे। तो जब आपका कैलेंडर या फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो उसी में हमें ये चेक करना होता है कि कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो उसके लिए हम इसमें तैयार करते हैं बैलेंस शीट जो कि पोजीशन स्टेटमेंट बताता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि एक इनकम स्टेटमेंट के रिगार्डिंग काम करता है, नोट टू अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है। तो ये जो है चारों चीज़ें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं साल के एंड में। ठीक है, तो अब बात कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये किस नेचर का होता है। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ मैं कि क्या क्या फीचर्स है इसकी, क्या विशेषताएं हैं। तो पहला फीचर है रिकॉर्डेड फैक्ट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिस ऑफ फैक्ट। ठीक है ना, बिल्कुल जो चीज़ें हो चुकी है उसी को हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना, ये फैंटेसी या एग्जाम्पशंस पे बात नहीं करता। जो चीज़ हुआ है, अगर खर्चा हुआ है तो खर्चे को दिखाएंगे, नहीं हुआ है तो नहीं दिखाएंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड, हाँ, कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल एज पर कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जनमेंट या सॉरी कंजर्वेटिज्म प्रोविजन आर मेड एक्सपेक्टेड लॉसेस बट नॉट expected profit. The use of accounting concept conversion mean the financial statement reliable and understable and comparable. ठीक है ना, हम एक्सपेक्टेड लेके नहीं चलते। अगर हमें पता है कि अगर लॉस हुआ है तो एक्चुअली में लॉस होगा। अगर एक्सपेक्टेड है कि लॉस होना है तो वहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पे प्रॉफिट होगा। जब हमारा एक्सपेक्ट जो है एक्सपेक्टेशन यही है कि प्रॉफिट होगा तो वहाँ पर प्रॉफिट होगा, वहाँ फिर लॉस नहीं हो सकता। तो एक चीज़ पे टिके रहो, आप इधर से उधर पल्ले में नहीं जा सकते हैं और इसी के बिहाफ पे आप पर्सनल जजमेंट ले सकते हैं। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, मेन फीचर्स ऑफ दिस। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहली चीज़ कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड बोरोइंग्स, यानी आपने कंपनी में जो भी आपका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स वगैरह हुई या जो भी आपने बोरोइंग्स वगैरह ली हैं उनकी एक स्टेटमेंट तैयार करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें इनमें शामिल होती हैं। दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड डेटा विच हेल्प इन असर्टेनिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस, यानी प्रोवाइड द डेटा जिसकी हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि कंपनी की कैपेसिटी अर्निंग क्या है। ठीक है ना, ताकि उसी बिहाफ पे और आगे का आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये किस बिहाफ पे पॉसिबल है, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिहाफ पे पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर टू एसेस पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस अर्न गुड रिटर्न एंड हैंस अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी ये एक तरीके से स्टेटमेंट जो है उन इन्वेस्टर के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है जो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी कंपनी या बिजनेस में। तो इसी के बिहाफ पे जो है जजमेंट लेते हैं कि मुझे किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या किस में नहीं करना है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द बैंक, बैंक के लिए भी हेल्पफुल हो जाता है ताकि वो उस बिहाफ पे जो है लोन वगैरह दे सके। ठीक है ना, अगर कंपनी की हालत ख़राब है और अगर वो लोन लेने जाता है तो बैंक ये देखेगा कि भाई ये आगे फ्यूचर में पे कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा, इसकी औकात वहाँ तक है पे करने की या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी बेस पे देखते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो ऑफ अ कंपनी,
साथ साथ ये भी प्रोवाइड करवाता है कि कंपनी में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें बात करते हैं। तो ये एनुअल रिपोर्ट तैयार कौन करता है? तो एक तो रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, ऑडिटर रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नोट टू अकाउंट, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में इंक्लूड होती है। यानी जब भी हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे तो उसके अंदर जो होगा रिपोर्ट बाय द डायरेक्टर ने जो आपका रिपोर्ट बनाया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, वो ऑडिटर की जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नोट टू अकाउंट, ये चार चीज़ें जो हैं कंटेंट में। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कंटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, तो इन चार में से आप जो है इसका जवाब दे सकते हो। ओके, ये वन बाय वन हर एक के बारे में आप थोड़ा सा है आप पढ़ लीजिएगा। बैलेंस शीट आपको पता ही है क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी आपको पता है, तो इतना ज़्यादा आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इसमें काम आ जाएगा। ये है कंपनी का बैलेंस शीट और इसको हम बोलते हैं शेड्यूल बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो देखिए इस बैलेंस शीट में आपको ऐसा क्या दिखेगा। ये बैलेंस शीट जो है वर्टिकली है, ठीक है ना, जिसमें ऊपर की साइड आपकी लाइबिलिटीज़ होती है, जिनमें आपका सबसे पहला हेडिंग आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, जिसमें शेयर होल्डर फंड होते हैं। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये सी वाला पॉइंट इतना ज़्यादा खास नहीं, बट हाँ ए और बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आ सकता है। तो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। तो एक शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद हम आ जाते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो नॉन करेंट लाइबिलिटी देखो ये क्या है, जो ब्लैक कलर से हाईलाइट है इसको बोलते हैं मेन हेडिंग या मेजर हेडिंग, और जो इसके अंदर शामिल है जैसे ए पॉइंट है शेयर कैपिटल, बी जो है रिजर्व एंड सरप्लस, इसको बोलते हैं हम सब हेडिंग, ठीक है ना, ये से बोलेंगे सब हेडिंग, और मेन हेडिंग आपका होगा शेयर होल्डर फंड। ऐसे ही आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी जो है, आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी में आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गया मेन हेडिंग, और इसमें जो आपका ए पार्ट जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है एंड लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है, ये जो है ये इसे हम सब हेडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है नॉन करेंट लाइबिलिटी के सब हेडिंग है या नहीं है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे ही अगला पॉइंट आ जाता है करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी को हम जो है मेन हेडिंग बोलते हैं या मेजर हेडिंग बोलते हैं, कुछ भी वर्ड बोलो सबका मतलब एक ही है। और इसके अंदर जो पार्ट है जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, इन सब को हम बोलते हैं सब हेडिंग, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, पेपर में पूछा है, प्री बोर्ड में पूछा गया है, तो इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को जो है ये सारी चीज़ें याद करवाई है, तो आप भी अगर नए हो तो प्लीज़ आप इसको जो है याद कर लीजिए, आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, उसके बाद जैसे ही ये लाइबिलिटी और शेयर्स का पोर्शन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद एसेट साइड आपका आ जाता है, मतलब क्योंकि अब बैलेंस शीट तभी कंप्लीट होगा जब एसेट और लाइबिलिटी दोनों हो। तो अभी हमने लाइबिलिटी का पोर्शन देखा है, अब हम एसेट का पोर्शन देखेंगे। तो एसेट के अंदर आपकी जो है ये जो नॉन करेंट एसेट है इसको बोलते हैं मेन हेडिंग, और इसके अंदर जो है आपका फिक्स एसेट, फिक्स एसेट के अंदर भी दो है, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट वो होती है जो दिखाई देती है, सीन एंड टच, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट वो होती है जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। गुडविल जो है इसी में आता है। बाकी ये थर्ड और फोर्थ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इनको याद ना रखो तो भी चलेगा। उसका नॉन करेंट एसेट में और आ जाता है आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आ जाता है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस आ जाता है, एंड अदर नॉन करेंट एसेट आ जाते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स इसको हम सब हेडिंग बोलते हैं, और जो नॉन करेंट एसेट है इसको हम मेन हेडिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं करंट एसेट के बारे में। तो करंट एसेट में आपका करंट एसेट जो है वो मेन हेडिंग हो गया, और आपका जो ये करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है, अदर करंट एसेट है, इन सबको हम सब हेडिंग बोलते हैं। और फिर उसके बाद ये टोटल आ जाता है सॉरी। और आपको पता है बैलेंस शीट का रूल है कि भाई जितना लाइबिलिटी का टोटल है उतना ही आपका एसेट का भी टोटल होगा, वरना आपका जो है बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं है, कहीं ना कहीं आपने गलती की है। ओके, तो अब क्या करें, क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको एक आइटम दे देगा और पूछेगा कि भाई बताओ इसकी सब हेडिंग या मेन हेडिंग क्या है।
तो आपको आइटम भी पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आती है। तो मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ, इसीलिए आपको इसको ध्यान से आपने सुनना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। शेयर कैपिटल में जो आता है, एक तो ऑथोराइज कैपिटल या जिसे हम नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं वो हम यहाँ पे लेते हैं, इशू कैपिटल लेते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल लेते हैं, पेड अप कैपिटल लेते हैं एंड पेड अप शेयर कैपिटल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ लेते हैं, शेयर कैपिटल में लेते हैं। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा कि इशू कैपिटल किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इशू कैपिटल को क्या बोलेंगे, आइटम बोलेंगे। और ये आइटम कहाँ शो किया जाता है, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल क्या है, सब हेडिंग है, और सब हेडिंग का मेन हेडिंग कौन है, शेयर होल्डर फंड है। तो इस तरीके से आप अपनी जो तैयारी है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और ये कैलकुलेशन बता रखा है आपको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो कॉल्स इन एरियर के बारे में बच्चे पूछ रहे थे कि कॉल्स इन एरियर कहाँ आएगा। खैर ये तो है शेयर कैपिटल में ही जो है इसे माइनस कर दिया जाता है, जब हम पेड अप कैपिटल वगैरह निकालते हैं तो उस समय वहाँ यहाँ इसे माइनस कर दिया जाता है। और ये ऑलरेडी मैंने शेयर के चैप्टर में बता रखा है, तो आपको वहाँ पर हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस जो है आपका ये सब हेडिंग है, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है ये मेंशन यहाँ पे कर रखा है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये सारी चीज़ें जो है, यानी जिनके पीछे रिजर्व लगा हो ना तो आप अंदाज़ा कर सकते हो कि ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। बट जिनके पीछे ना लगा हो, तो जैसे शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट या सरप्लस, ज़्यादातर सरप्लस आता है तो आपको इसको बताना है। तो अभी पूरा नाम है रिजर्व एंड सरप्लस, तो आप इस पर देख सकते हो। ऐसे ही आपसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बारे में भी पूछ लेगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ये सब हेडिंग है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो पहले ये पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता क्या है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो होती है जिनकी पेमेंट हमें आफ्टर 12 मंथ यानी आफ्टर 1 ईयर के बाद हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, उसको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, इसके अंदर शामिल होता है बॉन्ड या डिवेंचर, बॉन्ड कह लो डिवेंचर कह लो, टर्म लोन यानी फ्रॉम बैंक एंड अदर पार्टी, अगर आपने टर्म लोन लिया हुआ है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट जो कि 12 महीने के बाद वाला है, और अगर 12 महीने से कम है तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। लोन एंड एडवांस देख लेना। खैर इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं, आपसे डिवेंचर पूछ लेगा या टर्म लोन पूछ लेगा कि बताओ ये कहाँ का पार्ट है, तो आप बोलोगे कि इसका सब हेडिंग जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, और इसका जो मेन हेडिंग है वो नॉन करेंट लायबिलिटी है। ओके, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, ट्रेड पेबल के अंदर दो चीज़ें आती है। ट्रेड पेबल के अंदर हम क्रेडिटर और बिल्स पेबल को शामिल करते हैं। तो ट्रेड पेबल सब हेडिंग है, और इसके अंदर आपका क्रेडिटर और बिल्स पेबल जो है ये ट्रेड पेबल का पार्ट है, ठीक है। ओके चलिए बढ़िया, वेरी गुड। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के अंदर आ जाता है आपका, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के अंदर आता है आपका प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एंड प्रोविज़न फॉर वारंटीज़। तो ये सारे आइटम्स हैं और ये किसके अंदर आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है, फिर बाद में आप हाथ पैर मारते रहेंगे कि यार ये मैंने पढ़ लेता तो ज़रूर हमारा काम हो जाता, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप इस चीज़ पे ज़रूर आप पढ़िए। उसके बाद करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी आपको पता है मेन हेडिंग होता है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, इसके अंदर शामिल होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो लोन रिपेबल ऑन डिमांड यानी शॉर्ट टर्म लोन कह सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट किसका पार्ट है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट है। बाकी और कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना कुछ है। जैसा अभी मैंने आपको बोला ट्रेड पेबल के अंदर सन्डे क्रेडिटर और बिल्स पेबल को मिला के ट्रेड पेबल बनता है, ठीक है। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आ जाता है, अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जो है ये है कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। अनपेड डिविडेंड, इनकम रिसीव इन एडवांस, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स एंड कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। हाँ, ये जो मैंने अभी पार्ट्स बोले हालांकि 11 है, लेकिन आपको इसमें जो भी मैंने अभी बोला है आपको वही सारे आपने याद रखने हैं, और अगर नहीं आपने सुना है तो दोबारा आप पीछे वीडियो करके आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। उसका शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ये भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न के अंदर आ जाता है आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन,
प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो मेंशन है ना, ये सारे आइटम आते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में। जैसे ही आपका ये ख़त्म हो जाएगा वैसे ही आपका एसेट साइड आ जाता है। एसेट साइड में मेरे को इतना ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। नॉन करेंट एसेट आपका मेन हेडिंग है, और इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, इसमें शामिल होता है आपका फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में हमने जैसे क्लासीफाई किया था टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट जो दिखाई देता है, जिसे हम छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट एंड व्हीकल वगैरह। इनटेंजिबल में आपका गुडविल आता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, गुड, इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जिसके आगे इन्वेस्टमेंट लगाओ समझ लेना, वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो आप इसे आराम से कर सकते हो। ठीक है, ओके। लोन, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, क्योंकि हम इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये भी आपको समझना है। जैसे कैपिटल एडवांस है या सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये दोनों चीज़ें लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस के अंदर आते हैं, तो इसलिए इनको कैपिटल एडवांस और सिक्योरिटी डिपॉजिट को हम बोलते हैं आइटम्स। और ये किसका पार्ट है, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, और इसकी मेन हेडिंग क्या है, नॉन करेंट एसेट। जैसे ही आप इससे गुजर जाते हो तो उसके बाद आपका करंट एसेट आता है, और करंट एसेट के अंदर जो चीज़ें आपको याद रखने वाली है वो ये है, करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। कि करंट इन्वेस्टमेंट में इतना है नहीं, लेकिन हाँ, मार्केटेबल सिक्योरिटी आ जाए ना तो आप आंख बंद करके इसके अंदर लिख देना। ठीक है, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। उसके बाद इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, इन्वेंट्री के अंदर शामिल होता है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक वगैरह, इसके अंदर शामिल होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, गुड्स एक्वायर फॉर ट्रेडिंग, छोड़ो ये नहीं आता। हाँ, लूज टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, लूज टूल्स आपसे ज़रूर पेपर में पूछेगा। रॉ मटेरियल पूछ ले, या वर्क इन प्रोग्रेस पूछ ले, या फिनिश गुड्स, या लूज टूल, ये चार बातें मैंने बोली है। इन चार चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, क्या क्या, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड लूज टूल्स। ठीक है, स्टोर एंड स्पेयर्स भी आप लिख सकते हो, इतना आपके लिए वो भी ठीक रहेगा। अगला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ जाता है आपका बैलेंस विद बैंक, चेक, ड्राफ्ट इन हैंड, कैश इन हैंड, अदर, जो चीज़ें छोड़ो, आप बस ये याद रखो, बैलेंस, चेक, ड्राफ्ट और कैश इन हैंड, बस इतना ज़्यादा बस आपने याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। ओके ओके ओके। एंड नेक्स्ट आपका जो है अदर करेंट एसेट, तो अदर करेंट एसेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, अदर करेंट एसेट के अंदर आपके आ जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, तो ये सारे अदर एक्सपेंस, यानी जो ऊपर के किसी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो शायद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो खैर और कोई चीज़ है क्या इसमें बताने लायक? चलिए, तो ये चीज़ आपको समझानी थी मुझे, और ऑलरेडी मैं इसको आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगली क्लास में मैं थर्ड चैप्टर लेके आऊँगा, जिसमें आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगे। ठीक है, तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी भी जो है एक तरह से मोटिवेशन बने कि भाई आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। वरना कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, चलती रहेगी। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।